नमस्कार साथियों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खूब आनंद ले रहे हो अपनी तैयारी का। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स तो ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं भाई साथियों। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो है ना, वो तो खूब जम के तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है भाई 23 फरवरी से एग्जाम, और आपको भी पता है कि 23 फरवरी से एसएससी जीडी अपना एग्जाम शुरू करवा रही है। तो साथियों, जो भी बच्चा एसएससी जीडी को टारगेट लेके जो तैयारी कर रहा है 5-6 महीने से, वो बच्चा थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव होके इन 20-25 दिन के लिए तैयारी और अच्छी खींच के करे। या फिर जो भी बच्चा एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाला है, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, उन क्वेश्चन पेपर को भी साथ साथ में सोल्व करते हुए चले। बाकी अपने यार लगातार जो बच्चा क्लास से ले रहा है, वो बच्चा तो 2024 और 25 के एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए थे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सभी क्वेश्चन हम साथ साथ में कवर करते चल रहे हैं। जो नया स्टूडेंट्स है, वो भी अगर पुरानी क्लासें देखना चाहता है, तो अपने पीछे की प्लेलिस्ट की क्लासों में जाके एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन पेपर है पीछे के प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन पेपर के आधारित क्लासें लगभग 100 क्लासें प्लेलिस्ट में रख रखी है। तो वो क्लासें भी आप देख सकते हो, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, वो साथ में सोल्व हो जाएंगे। और उसके साथ साथ करंट जीके से रिलेटेड है ना, वो क्वेश्चन हम साथ साथ में कवर कर ही रहे हैं। तो साथियों, स्टैटिक करंट और ये पॉलिटिकल आधारित या फिर सिलेबस पे ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात करूं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इन क्लासों में लगातार दिए जा रहे हैं। और इसके लिए हमने विजय सीरीज की शुरुआत की थी साथियों। इस विजय सीरीज की शुरुआत हमने 16 जनवरी से की थी। 16 जनवरी से लेकर आज तक, यानी 28 जनवरी तक अपनी 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर लगभग आपको 500 से 700 क्वेश्चन करवा दिए गए। और अपना टारगेट था कि इस विजय सीरीज के माध्यम से हम लगभग 3000 से प्लस भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो साथियों, इस 3000 प्लस क्वेश्चनों के लिए बनाई गई जो विजय सीरीज है, उस विजय सीरीज की सभी क्लासें आप जरूर देखना, जिससे आपके करंट और स्टैटिक के टोटली आंकड़े कवर हो जाएंगे और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में साथियों, जो भी बच्चा रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम बाकी है जिस बच्चे का, क्योंकि 6 जनवरी या 7 के आसपास ऑफ कर दिया था आरआरबी ने रेलवे डी ग्रुप एग्जाम को, अब फरवरी में वो एग्जाम होने हैं। तो साथियों, जिस बच्चे का रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम है ना, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्लास ये अपनी जीएस की रहती है। 1 घंटे की हर रोज शाम को 7 बजे क्लासें मिलती है आपको, और शाम को 7 बजे वाली क्लास है ना, ये जीएस के हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक पार्ट से क्वेश्चन बनाती है। तो साथियों, जो बच्चा नया अपने चैनल पे आया है, वो बच्चा सबसे पहले इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको हर एक छोटी मोटी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप लगातार मैथ्स और जीएस प्लस रीजनिंग के सब्जेक्टों का फायदा उठा सके। आपकी तैयारी में और बेहतरीन अवसर प्रदान करने के लिए, आपकी तैयारी और अच्छी होने के लिए, इस ब्रेनबिट के द्वारा 28 दिसंबर से 2025 को 28 दिसंबर से रणनीतिक 60 दिन की एसएससी जीडी की शुरुआत की थी। और इस एसएससी जीडी के 16 जनवरी को हमने विजय सीरीज की शुरुआत की थी। और इस विजय सीरीज का मुख्य पर्पज था कि भाई लगभग 45 क्लासों के अंदर अपने को 3000 प्लस क्वेश्चन कवर करने हैं। जो क्वेश्चन किस टाइप से रहने वाले हैं, तो साथियों, वो जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर प्लस 2024-25 दिसंबर तक के जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन बने हैं ना, उन क्वेश्चनों पर आधारित, प्लस ज्योग्राफी जैसे नदियां हैं, पठार है, खनिज है, उद्योग है, सामान्य इंट्रोडक्शन है इंडिया का, भौतिक प्रदेश है इंडिया का, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको लगातार मिल रहे हैं इन क्लासों के माध्यम से। तो बस यही कहना चाहूंगा, जो दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी में लगा हुआ है, जो बच्चा घर या लाइब्रेरी में बैठ के अपने एसएससी जीडी के लिए रिवीजन कर रहा है, और साथियों, तैयारी करनी चाहिए, कहीं करो, घर पे करो, या फिर लाइब्रेरी में, या फिर रूम में बैठ के करो, लेकिन तैयारी रेगुलरिटी के साथ करनी चाहिए दोस्तों। तैयारी समय मांगती है, यानी अवसर प्रदान जरूर करेगी आपको। आपकी लाइफ में एक ऐसा एग्जाम मिलेगा जिसके अंदर लगभग आपको 90% क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ आएगा, और वो जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपकी जिंदगी बदलने वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा साथियों। तो इस क्वेश्चन पेपर का इंतजार करते हुए अपने को लगातार तैयारी करनी है। जो भी बच्चा काफी दिनों से तैयारी कर रहा है, मायूस मत होना साथियों। अगर मायूस हो जाते हो तो हिम्मत हारना सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है। क्या पता आप लास्ट अटेम्प्ट के नजदीक हो, क्या पता अगला एग्जाम जो है वो आपकी लाइफ बदलने वाला एग्जाम हो। तो साथियों, मायूस न होकर निरंतरता और स्थिरता के साथ, शांत स्वभाव के साथ अपने को तैयारी में लगे रहना है। एसएससी जीडी भी है, रेलवे डी ग्रुप भी है, उसके बाद काफी वैकेंसी आगे और भी आनी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसियां भी काफी आएंगी।
तो जो भी बच्चा सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, सेंट्रल लेवल वाले बच्चे बिल्कुल भी मायूस न हो, अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे, जरूर कुछ अच्छा होगा साथियों। इसी आशा के साथ, इसी सोच के साथ अपने को निरंतर तैयारी करते हुए चलना है। तो साथियों, आज इस विजय सीरीज की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये शाम को 7 बजे वाली जो जीएस की क्लास मिलती है, इस जीएस की क्लास में रेलवे और एसएससी वाले स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा वेलकम है, स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसके बाद बात करूं तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों विजय सीरीज की। और इस विजय सीरीज के अंदर हमने पीछे के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, उससे आगे के क्वेश्चन के लिए जो आज की क्लास है वो इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस विजय सीरीज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक संस्था से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस का आयोजन कब किया जाता है। और ऑप्शन दे रखे हैं 2 मार्च, 8 मई, 8 जून या 15 मई। साथियों देखो, हेनरी ड्यूनेट नाम का एक व्यक्ति था और इस हेनरी ड्यूनेट के द्वारा घायल सैनिकों के उपचार के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाता है और उसी संस्था को रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस संस्था के नाम से जाना गया। जिस दिन रेड क्रॉस संस्था की स्थापना होती है उसी दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। अब रही बात इस रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई, इस रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है, या फिर इस रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय कहां स्थित है। इस प्रकार के हम 10-12 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात आई विश्व रेड क्रॉस संस्था, यानी विश्व रेड क्रॉस संस्था। सबसे पहली बात आई कि घायल सैनिकों के उपचार हेतु, घायल सैनिकों के उपचार हेतु, उपचार हेतु निर्मित संस्था, यानी ये संस्था क्यों बनाई गई, इस संस्था को बनाने का उद्देश्य क्या था, तो घायल सैनिकों के उपचार के लिए इस संस्था का स्थापना की जाती है। सेकंड बात आई इस संस्था की स्थापना कब की गई, तो साथियों 8 मई 1863 को इस संस्था की स्थापना की जाती है और इसीलिए 8 मई को हम हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस का आयोजन करते हैं। यानी और अगर बात आए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों अपना आंसर रहने वाला है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। कारण हमने जान ही लिया, कारण यही है भाई कि इस दिन इस संस्था की स्थापना हुई थी, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। लेकिन ध्यान रखना है शुरुआत कब हुई, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो साथियों 1948 के अंदर विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत की गई थी। देखो ये संस्था तो 1863 में बनी थी, लेकिन ये 8 मई से रेड क्रॉस जो दिवस मनाया जाता है, इस रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत की जाती है सन 1948 के अंदर। उसके बाद बात आई कि इस विश्व रेड क्रॉस संस्था का हेड ऑफिस कहां स्थित है, अर्थात मुख्यालय कहां स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के अंदर विश्व रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद बात आई कि इस विश्व रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, तो साथियों इस विश्व रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट। मैं इस प्रकार है ना आपको लगभग 3000 क्या 5000 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा अपनी 23 फरवरी से पहले तक, और इसमें करंट प्रकार के क्वेश्चन भी शामिल होंगे और इसमें इतिहास या हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी शामिल होंगे। हेनरी ड्यूनेट वो व्यक्ति है साथियों जिसे सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये हेनरी ड्यूनेट कौन है, तो जिसने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना करी थी। यानी नोट करके अपने को साथ में लिखना है कि विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था शांति क्षेत्र का, वो हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था सन 1901 के अंदर। ये प्रदान किया जाता है साथियों सन 1901 में। तो ये बात भी ध्यान रखना है, कई बार लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं कि सन 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो हेनरी ड्यूनेट वो व्यक्ति है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अर्थात 1901 में दिया गया था।
और ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना साथियों, इस नोबेल पुरस्कार का वितरण अगर पूछ ले कि इसका वितरण कहां से होता है, तो इसका वितरण किया जाता है ओस्लो से। और ओस्लो शहर पड़ता है नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे की राजधानी है भाई ओस्लो। तो ओस्लो जो नॉर्वे का शहर है, यहां से हर वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आई कि 2025 के अंदर, क्योंकि करंट से भी साथ साथ में कवर करके चलना है अपने को, कि भाई 2025 के अंदर या पिछले साल जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया। तो साथियों, अब की बार वाला जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो मारिया कोरिना मचादो को दिया जाता है। ये नाम ध्यान रखना है, ये नाम काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि मारिया कोरिना मचादो वेनेजुएला की है और इन्होंने अपना जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो अमेरिका के राष्ट्रपति को सौंपा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को इसने दे दिया, लेकिन जो रियली हकदार थी 2025 के अंदर शांति के नोबेल पुरस्कार की, वो थी मारिया कोरिना मचादो। और इनका संबंध कौन से देश से है, तो वेनेजुएला देश की नागरिक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, 2025 वाला शांति का नोबेल पुरस्कार, और सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। उसके बाद बात आई कि ये जो संस्था है, इस संस्था को भी सर्वाधिक बार, यानी सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। शांति नोबेल पुरस्कार, यानी ये अगर क्वेश्चन बनाता है तो लैंग्वेज क्या बनेगी कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसे सबसे ज्यादा बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों, 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित संस्था है रेड क्रॉस संस्था। तो रेड क्रॉस संस्था जो है वो 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। वो सन भी ध्यान रखनी है, सबसे पहले 1917 में इसे सम्मानित किया गया था। उसके बाद इसी संस्था को 1944 के अंदर, और फिर तीसरी बार सन 1963 के अंदर इस संस्था को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी अब तक 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है रेड क्रॉस संस्था। उसके बाद बात आई कि भाई 2000, करंट के क्वेश्चन साथ साथ में करते चलना है। 2025 का विश्व रेड क्रॉस दिवस का जो आयोजन किया गया था, इस 2025 के विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या रखी थी। यानी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ता है, तो ध्यान रखना है मानवता को जीवित रखना, मानवता को जीवित रखना। अब भाई अगर इस संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ना, तो हमने सारी बात कर ली, 2025 की बात भी की। सबसे पहले इसकी स्थापना से रिलेटेड बात आई, इसका संस्थापक कौन है या इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, किस उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की जाती है, फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस का आयोजन कब किया जाता है, या फिर इसके संस्थापक जो है वो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1901 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो है हेनरी ड्यूनेट। 2025 की भी याद रखनी है दोस्तों, 2025 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचादो करके है, जो वेनेजुएला देश की राजनीतिज्ञ है। और इन्होंने अपना जो नोबेल पुरस्कार है शांति का वो अमेरिका के प्रेसिडेंट अर्थात डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा है। अपने पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आंसर रहने वाला है 8 मई। यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की गई थी, और इसीलिए हम हर वर्ष 1948 से संपूर्ण विश्व रेड क्रॉस दिवस का आयोजन इसी 8 मई को करते हैं। उसके बाद देखो साथियों, करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। 2026 का गणतंत्रता दिवस का समारोह हुआ था, और इस गणतंत्रता दिवस समारोह के अंदर 2026 का 77वां गणतंत्रता दिवस समारोह था, जिसे लाल किला दिल्ली से आयोजित किया गया था। और इस गणतंत्रता दिवस समारोह में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। हमने काफी दिनों पहले ही बात कर ली थी कि 26 जनवरी या फिर 2026 का गणतंत्रता दिवस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता अपने अतिथि के रूप में भाग लिया था। तो साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2026 के गणतंत्रता दिवस पर पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई थी। पद्म पुरस्कार अर्थात 3 सीरीज में 3 श्रृंखला में पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तीनों पुरस्कारों की शुरुआत साथियों एक ही साथ की जाती है सन 1952 के अंदर। लेकिन 2026 के पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं कि बताओ कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2026 में।
कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने ऐसे विदेशी हैं जिसे 2026 के अंदर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? या फिर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, या फिर किस क्रिकेटर को, किस खिलाड़ी को पद्म श्री से हाल ही में सम्मानित किया गया? इस प्रकार की लैंग्वेज के अच्छे क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले की बात है कि 26 जनवरी 2026 साथियों, ये 77वां गणतंत्रता दिवस था और इस 77वें गणतंत्रता दिवस के अंदर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जो कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। अर्थात अगर टोटल सीरीज पूछे तो 131 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है 77वें गणतंत्रता दिवस में, जिसमें से 113 को मिला पद्मश्री, 13 व्यक्तियों को मिला पद्म भूषण और 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिस बच्चों का मार्च और अप्रैल के अंदर एसएससी जीडी अगर एग्जाम करवाती है, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। तैयार रहना इन क्वेश्चनों से, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेटेस्ट करंट पर बढ़ने वाले क्वेश्चन है साथियों। एसएससी जीडी की लास्ट टाइम की जो सीरीज आएगी, यानी आखिरी दिनों के जो एग्जाम होंगे, उन एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, 131 व्यक्ति जिन्हें 77वें गणतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसके बाद सेकंड बात है कि इनमें से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया। वो 5 व्यक्ति कौन कौन है? सबसे पहले ध्यान रखना है, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल कला क्षेत्र से हैं, मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नोट करके ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई धर्मेंद्र सिंह देओल जो हैं, उन्हें सन 2012 ईस्वी के अंदर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुराना आंकड़ा निकाल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये 2012 वाली बात ध्यान रखनी है। और 2025 के दिसंबर में इनका देहांत हुआ था। उसके बाद मरणोपरांत भारत सरकार ने 77वें गणतंत्रता दिवस में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, धर्मेंद्र सिंह देओल। उसके बाद श्री केटी थॉमस, सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा 2026 के अंदर। सुश्री एन राजम, कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2026 के अंदर। श्री पी नारायणन, साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उसके बाद श्री वी एस अच्युतानंदम, सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी अगर मोटी लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है, यानी ऊपर के लेवल से क्वेश्चन बनाया जाता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 के अंदर ऐसे कितने व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो साथियों, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जबकि कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो 5 की सीरीज ध्यान रखना है। पिछली 2025 के गणतंत्रता दिवस में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन 2026 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित हस्तियां कितनी हैं? तो 5 व्यक्ति हैं। 5 का नाम ध्यान रखना है और किस किस क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, ये क्रम ध्यान रखना है। और उसके बाद टोटल कितने पद्म पुरस्कारों का वितरण हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, तो ये संख्या 131 वाली है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 500 व्यक्ति अपने नोटबुक में उतारना है। मरणोपरांत कितने व्यक्ति, ये कंसेप्ट उतारना है। और उसके बाद बात आई कि अगर लैंग्वेज इजी बना के क्वेश्चन पूछता है तो संख्या पूछेगा, या तो संख्या तो अपनी 131 हो गई। लेकिन अगर पूछ ले कि 2026 के अंदर 77वां जो गणतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया है, इस 77वें गणतंत्रता दिवस में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, 19 संख्या ध्यान रखनी है। यानी 19 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन, कितने विदेशी नागरिक हैं? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में। तो कितनी महिलाएं थी? 19 महिलाएं थी जिन्हें पद्म पुरस्कार 2026 के अंदर दिया गया। कुल 131 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से विदेशी 6 नागरिक थे जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
16, 19, 6 और 131, ये चारों डिजिट काम आने वाले हैं, याद रखना है अपने को। उसके बाद बात आई पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 13 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, लेकिन उसमें से 4-5 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने, जैसे शिबू सोरेन। अब ये मरणोपरांत दिया गया है, इनका संबंध है भारत के झारखंड स्टेट से। तो झारखंड का व्यक्ति है, झारखंड का पूर्व सीएम भी रह चुके हैं शिबू सोरेन। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण ध्यान रखना है। भगत सिंह कोश्यारी जो कभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे साथियों, 2019 में सार्वजनिक सेवा हेतु इन्हें 2026 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अलका सिंगर है, याग्निक अलका, जिन्हें पद्म भूषण 2026 के अंदर दिया गया है, और उदय कोटक, ये 4 चर्चित चेहरे हैं 13 में से, तो इन चारों को तो खास ध्यान रखना है। और पद्म भूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो 95% तक के चांस यही बढ़ते हैं, संख्या पूछेगा, या फिर इन 4 चर्चित चेहरों के नाम दे के पूछ सकता है कि इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साथियों इन्हें दिया गया है पद्म भूषण 2026 के अंदर। शिबू सोरेन, भगत सिंह कोश्यारी, अलका याग्निक और उदय कोटक करके, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये ऊपर वाले डिजिट तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो साथ साथ में ध्यान रखना ही है। उसके बाद पद्मश्री 2026, पद्मश्री 2026 कुल 113 व्यक्तियों को दिए गए थे, और 113 व्यक्तियों के नाम याद रखना तो इम्पॉसिबल है भाई, असंभव, कितने टाइप से याद करोगे, और इनका कोई सेंस भी नहीं निकलता नाम याद करने का। इनमें जो चर्चित व्यक्ति है ना, उन चर्चित व्यक्तियों के नाम याद कर लो, जिससे अपना कोई चर्चित व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो अपना सही हो जाता है। लेकिन सीरीज ध्यान रखना है, 113 व्यक्ति जिन्हें हाल ही में पद्मश्री, जो चौथा हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार है भारत का, वो दिया गया। सबसे पहले आर माधवन ध्यान रखना है। उसके बाद नोट करके याद रखना है, रोहित शर्मा क्रिकेट खेल से रिलेटेड है, और इन्हें हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को, जिन्होंने 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप में फाइनल जीत हासिल की थी, जिनकी कैप्टेंसी में वही है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 2026 के अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किए गए हैं, जो सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी में भारतीय टीम में भाग लेगी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद हरमनप्रीत कौर भी ध्यान रखना है, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और इन्हें भी पद्मश्री 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2025 के अंदर साउथ अफ्रीका टीम को हराकर भारत की पहली महिला टीम बनी है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत हासिल करी है, और इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड से। एक नाम और चर्चित ध्यान रखना है साथियों, सविता पूनिया। सविता पूनिया को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इनका संबंध है हॉकी से, यानी हॉकी की पूर्व कैप्टन थी, हॉकी की पूर्व कप्तान थी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अगर पूछा जाए कि हॉकी के वर्तमान कैप्टन कौन है, तो ये बात आप बताओगे, क्योंकि मैंने क्लास में करवा दिया, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है अपना। हॉकी की पूर्व कप्तान, वैसे गोलकीपर हुआ करती थी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर थी हॉकी टीम की, और इन्हें 2026 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथियों अगर नाम याद नहीं आया है तो वर्तमान कप्तान हॉकी टीम की है सलीमा टेटे, महिला टीम की, ध्यान रखना है सलीमा टेटे। तो हाल ही में या 2024 के अंदर सलीमा टेटे को महिला हॉकी टीम की कैप्टन घोषित किया जाता है। सविता पूनिया पहले हॉकी टीम की कैप्टन थी, और सविता जो पूनिया है, अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है साथियों, अपने ही जहां से जिस प्लेटफॉर्म से आपको क्लासें दी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म से लगभग 30 किलोमीटर दूर इनका जन्म हुआ था सविता पूनिया का। हाँ साथियों, यहां से 30 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील पड़ती है, बादरा तहसील। हनुमानगढ़ जिले की बादरा तहसील का जो जासल गांव है, इस जासल गांव में जन्मी थी सविता पूनिया। अब इनका परिवार हरियाणा में रहता है, लेकिन अच्छी गोलकीपर हुआ करती थी हॉकी टीम की, और पूर्व कैप्टन भी रह चुकी है सविता पूनिया, जिन्हें 2026 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 4 चर्चित व्यक्ति पद्मश्री के ध्यान रखने हैं, 4 चर्चित व्यक्ति पद्म भूषण के ध्यान रखने हैं, और जो 5 व्यक्ति जिन्हें 2026 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए
वो व्यक्ति भी याद रखने हैं, जिनमें से मरणोपरांत 2 व्यक्ति थे जिन्हें 2026 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये साथियों नोटबुक के फर्स्ट पेज में उतार लो। फर्स्ट पेज में क्यों सर? फर्स्ट पेज का कारण ये कि ये क्वेश्चन मार्च के एग्जाम में आएंगे, जरूर बनेगा एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर। तो ये रिपीट करना है, अपने को अच्छे से कवर करना है, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन कवर करने कि भाई कुल कितने अवार्ड दिए गए, तो 131 अवार्ड दिए गए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं जिन्हें अवार्डों से सम्मानित किया गया है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिशी फेस्ट कहां चलाया गया? यानी भारत की मिलिट्री के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिशी फेस्ट करके, ऑपरेशन त्रिशी प्रथम। तो साथियों ऑपरेशन त्रिशी फेस्ट जो चलाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में चलाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से, जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में चलाया गया है? किश्तवाड़ जिले में 19 जनवरी से चलाया गया। अभी चल रहा है ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। और किसके विरुद्ध है? तो साथियों ये है पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था जैश-ए मोहम्मद। इस जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर इनके जो घुसपैठिए भारत में प्रवेश किया कर रहे हैं, उन घुसपैठियों को रोकने के लिए और उनको टारगेट करने के लिए भारत की मिलिट्री, भारत की जो सेना है, उस सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी प्रथम चलाया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के कुछ ऑपरेशन और इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेशन पूछले सिंदूर, ध्यान रखना है मई में चला था साथियों ऑपरेशन सिंदूर। अगर पूछ ले ऑपरेशन सिंदूर कब चला, तो मई 2025। और इस ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था पुलवामा घटना, यानी पुलवामा घटना के विरुद्ध में, पुलवामा जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई थी, पुलवामा घटना के कारण ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की जाती है भारत की सेना द्वारा। और इसका पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने, आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो यह भी ध्यान रखना है, यह भी जम्मू कश्मीर की धरती से चला हुआ ऑपरेशन है। और उसके साथ साथ ऑपरेशन त्रासी भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ऑपरेशन है ऑपरेशन महादेव, वो भी ध्यान रखना है, ऑपरेशन महादेव। ये साथियों जुलाई में चला था, जुलाई 2025। ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन गलत ना हो जाए इसके लिए एक एक बारीकी से क्वेश्चन ध्यान रखने। और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी जो टारगेट किए गए थे वो ऑपरेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन महादेव चला था पुलवामा जो घटना हुई थी, पुलवामा नहीं पहलगाम की जो घटना हुई थी, इस पहलगाम घटना का जो मास्टरमाइंड था वो मारा गया था इस ऑपरेशन के माध्यम से। पहलगाम घटना का मास्टरमाइंड यानी इस घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति मारा गया था इस ऑपरेशन महादेव से। और उसकी हत्या जो की गई थी वो ऑपरेशन महादेव की सहायता से की गई थी। और अगर पूछ ले कि वो मास्टरमाइंड का नाम क्या था, तो मसूर मुस्सा करके, मसूर मुस्सा आतंकी जो है वो किस ऑपरेशन में टारगेट बनाया जाता है, तो ऑपरेशन महादेव ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ साथियों ऑपरेशन शिव भी ध्यान रखना है, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा चला था अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान के लिए ऑपरेशन शिवा भी जम्मू कश्मीर से चलाया जाता है। 4 बड़े ऑपरेशन हो गए। या फिर एंटी ड्रोन अभियान लिख लो, एक एंटी ड्रोन अभियान, यह भी जम्मू कश्मीर से संचालित अभियान है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के क्रिटिकल क्षेत्र के अंदर ड्रोन पर बैन किया गया था भारत की मिलिट्री के द्वारा, ड्रोन बैन। तो ये ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। यानी 5 ऑपरेशन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो गए कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन त्रासी करके। उसके बाद
ऑपरेशन सिंदूर ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पूछे तो ऑपरेशन महादेव भी ध्यान रखना है साथियों। और उसके बाद ऑपरेशन शिवा भी ध्यान रखना है। और उसके बाद एंटी ड्रोन अभियान की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई? तो एंटी ड्रोन अभियान की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर के अंदर की जाती है भारतीय सेना के द्वारा। ये 4-5 टाइप के जो ऑपरेशन है ये ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर से संचालित ऑपरेशन है। उसके बाद बात आई कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कब किया गया। भाई क्वेश्चन पूछ सकता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर रियासत थी और इसका अंतिम शासक तो काफी बार पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय, तो साथियों डेट ध्यान रखनी है 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय कब हुआ था, तो साथियों 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हुआ करते थे, जो अंतिम शासक है जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक। और जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे महाराजा हरि सिंह। और महाराजा हरि सिंह ने इस स्टेटमेंट पर बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत में मैं विलय कर रहा हूं, और इस पे हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। कौन से राजवंश के राजा थे महाराजा हरि सिंह? तो डोगरा राजवंश, ध्यान रखना है। डोगरा राजवंश रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह, और इन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय दिया था 26 अक्टूबर 1947। इस राजा से अंतिम राजा कई बार एग्जामों के अंदर आता है कि जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक कौन था, तो महाराजा हरि सिंह। एक तो साथियों जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और एक पूछा जाता है पंजाब रियासत का अंतिम शासक। दोनों ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए पंजाब रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो साथियों पंजाब रियासत का जो आखिरी शासक था वो थे महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र। महाराजा रणजीत सिंह के जो पुत्र थे वो इस पंजाब रियासत के अंतिम शासक माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र जिनका नाम था महाराजा दलीप सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे और इनका नाम था महाराजा दलीप सिंह। तो दोनों ही ध्यान रखना है, पंजाब का भी ध्यान रखना है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी ध्यान रखना है। जानकारी पूछी जा सकती है, काफी बार एग्जामों के अंदर इनसे क्वेश्चन बने भी हैं। पंजाब का आखिरी शासक दलीप सिंह था और जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक थे महाराजा हरि सिंह करके। 5 ऑपरेशन ऐसे हुए जो जम्मू कश्मीर की धरती पर भारतीय सेना द्वारा चलाए गए थे, ये ऑपरेशन भी ध्यान रखना है। और एक नया ऑपरेशन 83 प्रथम करके है जो कौन सी क्षेत्र में चलाया गया, तो आंसर अपना रहने वाला है जम्मू कश्मीर अर्थात ऑप्शन बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक कंसेप्ट ढंग से कवर हो रहे हैं। कोई लैंग्वेज की, कोई राइटिंग की, छोटे बड़े आकार की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल निसंकोच होकर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है तो सही ढंग से अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ऐसे ऐसे फैक्ट देंगे हम इस विजय सीरीज के माध्यम से जो आपके पेपर के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। जो भी बच्चा नया इस क्लास से जुड़ा है तो उस बच्चे से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस ब्रेनबिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ इन क्लासों को शेयर भी करो साथियों। तो हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन 83 प्रथम कहां चलाया था, आंसर रहने वाला है जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर से संचालित ऑपरेशन है जिसे 83 का नाम दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? उत्कृष्ट सेवा यानी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भारत का गृह मंत्रालय किसी भी राज्य की पुलिस को पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और 2026 के अंदर ये 15वां पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो किस राज्य की सरकार ने, बाकी अपने लिखा भी हुआ है, सिक्किम पुलिस हेडक्वार्टर गंगटोक, यानी सिक्किम पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उस पुलिस को, सिक्किम पुलिस को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट सेवा हेतु पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी इनसे रिलेटेड पुराने कंसेप्ट भी लिखने हैं, साथ साथ में ये आंसर भी लिखना है, पुलिस कलर पुरस्कार। सबसे पहली बात तो आई साथियों
इस पुलिस कलर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में हम लिखेंगे उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकंड बात क्या आई कि सर इसका वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों वितरण किया जाता है गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के द्वारा वितरण हो जाएगा। गृह मंत्री यानी अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया है वर्तमान में, वितरण गृह मंत्री। उसके बाद ध्यान रखना है कि सर 2025 वाला किसे दिया गया था? तो 2025 का उत्कृष्ट सेवा हेतु पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया था, जो कौन से क्रम का था? 14वें क्रम का था, वो दिया गया था झारखंड पुलिस को। तो पिछला भी ध्यान रखना है, 2025 से रिलेटेड भी ध्यान रखना है, झारखंड पुलिस को मिला था ये पुरस्कार। उसके बाद बात आई कि सर 2026 का या फिर 15वें क्रम का 2026 का या फिर 15वें क्रम का अवार्ड जो पुलिस कलर पुरस्कार है वो किस पुलिस स्टेशन को दिया गया है? तो सिक्किम पुलिस को हाल ही में पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 15वां पुलिस कलर पुरस्कार का वितरण किया गया था 2026 के अंदर। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अर्थात सिक्किम स्टेट को पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ ध्यान रखना है साथियों कि सिक्किम स्टेट के राजधानी, सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री, तीनों जानकारी ये ध्यान रखनी है अपने को। मुख्यमंत्री का नाम भी, राज्यपाल कौन है और सिक्किम की राजधानी क्या है। अगर बात करो सिक्किम की राजधानी के तो साथियों सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अगर बात करें राज्यपाल कौन है तो ओम प्रकाश माथुर। और अगर बात करें कि सिक्किम स्टेट के सीएम कौन है तो प्रेम सिंह तवांग। तीनों ध्यान रखना है क्योंकि पिछली बार जीडी में हर शिफ्ट के अंदर राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। तो राज्यपाल और सीएम दोनों अपने को हर स्टेट के साथ साथ में कवर करते चलना है। सीएम है प्रेम सिंह तवांग, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जी हैं और सिक्किम स्टेट का जो कैपिटल है वो है गंगटोक सिटी। तो साथियों और अगर पूछा जाए कि 2026 के अंदर ये जो सम्मान पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें अंतिम स्थान किस राज्य पुलिस को मिला? अंतिम स्थान तो साथियों आंसर रहने वाला है गोवा राज्य, यानी आखिरी स्थान जो मिला है वो गोवा पुलिस को मिला है। ये बात भी ध्यान रखनी है। पूरा पुलिस कलर पुरस्कार भी ध्यान रखना है और करंटली 2026 वाला पुलिस कलर पुरस्कार भी ध्यान रखना है। कवर है या फिर कोई दिक्कत है बोल सकते हो, कोई दिक्कत आए तो अपना ऑप्शन सी हुआ अर्थात सिक्किम स्टेट। उसके बाद हाल ही में 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? जापान, चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना। देखो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार पुस्तक मेला। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पुस्तक मेला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पुस्तक मेला के नाम से जानते इस मेले को। और इसका आयोजन हाल ही में किया गया है 2026 के अंदर, आयोजन 2026 वाला। और ये कौन से क्रम का था? तो साथियों ये है 49वें क्रम का और इसका आयोजन 22 जनवरी से शुरू हुआ था, आयोजन 22 जनवरी। लेकिन इस मेले का जो उद्घाटन किया गया था वो बात है 26 जनवरी की। उद्घाटन होता है 26 जनवरी 2026 को। और उद्घाटन करता अगर पूछ ले किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था तो उद्घाटन करता थे ममता बनर्जी जो पश्चिमी बंगाल राज्य की वर्तमान सीएम है, पश्चिमी बंगाल राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री। अपने देश की पहली महिला रेल मंत्री भी रह चुकी है ममता बनर्जी। अब पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं तो पश्चिमी बंगाल के जो वर्तमान सीएम है इनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है पश्चिमी बंगाल के कौन से शहर में? कोलकाता शहर के अंदर। किस स्टेडियम के अंदर? तो ध्यान रखना है साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर इस मेले का आयोजन किया गया था। और ये जो साल्ट लेक स्टेडियम जो कोलकाता के अंदर है ये कौन से खेल का स्टेडियम है? तो साथियों हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम है साल्ट लेक जो पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। यहीं से उद्घाटन किया जाता है इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार पुस्तक मेले का। उसके बाद बात आई कि इसमें फोकस देश, फोकस कंट्री कौन सी रही थी?
तो साथियों इसमें फोकस जो देश रहा था वो देश है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो देश है वो इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार पुस्तक मेले का फोकस देश रहा था। यानी कौन सा देश हो जाएगा, तो अर्जेंटीना देश। लेकिन पूछा कुछ भी जा सकता है, उद्घाटनकर्ता कौन थे, कहाँ आयोजित किया गया, किस स्टेडियम में आयोजित किया गया, या फिर फोकस कंट्री कौन सी रही थी। तो अर्जेंटीना जो है वो फोकस कंट्री रही थी। देखो, इंटरनेशनल कोलकाता बुक्स फेयर्स 22 जनवरी टू 3 फरवरी 2025 के अंदर आयोजित होना है और फोकस कंट्री है अर्जेंटीना करके। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात अर्जेंटीना जो देश है वो इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार पुस्तक मेले में फोकस कंट्री के रूप में भागीदारी ली थी। तो ऑप्शन डी अपना आंसर होगा। उसके बाद हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया। अच्छी सोच। इस सोच के साथ एक बात तो यही ध्यान रखना है कि तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। तो साथियों तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन हर वर्ष 31 मई को किया जाता है। ये ध्यान रखना, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। लेकिन उसके साथ साथ 2-3 कंसेप्ट अपने को पुराने वाले भी पढ़ने। जैसे अगर पूछ ले कि फरवरी 2025 के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर किस राज्य सरकार ने तंबाकू पर बैन किया था, प्रतिबंध लगाया था, तो अपना आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट। लेकिन वो बात कब की है, वो है फरवरी 2025 की। उसके बाद ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर 2026 में तंबाकू पर बैन करने वाला, प्रतिबंध करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो साथियों अपना आंसर रहने वाला है ओडिशा स्टेट। यानी ओडिशा मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में तंबाकू बैन किया गया है। तो ध्यान रखना है 2026 के बैन करता है ओडिशा स्टेट, 25 में तंबाकू, गुटखा या पान मसाला प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन किया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद ओडिशा से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और वो क्वेश्चन है ओडिशा का मंदिर। उस मंदिर का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बार बार क्वेश्चन बढ़ता है हर एग्जाम के अंदर। तो उस कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कंसेप्ट है, कुछ ध्यान रखना है। कोणार्क मंदिर, अब इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बढ़ते हैं कि ये मंदिर कौन से स्थान पर है, सबसे पहली बात। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था। उसके बाद तीसरी बात, इस मंदिर का निर्माता शासक कौन है, किसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यानी शासक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है या वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर इस मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला में किया गया, या फिर इस मंदिर का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते ही बढ़ते हैं साथियों। इस मंदिर में कुल कितने पहिए, या फिर इस मंदिर का चित्र कितने रुपए के नोट पर है। यानी करेंसी के अंदर कौन सी करेंसी है जिसके ऊपर कोणार्क का मंदिर है, या फिर इस मंदिर का अन्य नाम क्या है, या फिर इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में कब शामिल किया गया। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखने हैं ओडिशा के इस मंदिर से। और कौन सी यात्रा इस मंदिर में आयोजित की जाती है। एक प्रश्न मैं जरूर दिखाऊंगा आपको एसएससी और बाकी एसएससी जीडी की हर शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन एक एक बन के आएंगे अलग अलग शिफ्टों के अंदर। लेकिन आपको कौन सी शिफ्ट मिले ये आपकी किस्मत पर डिपेंड है। सबसे पहले किस स्थान पर है, तो साथियों ये पड़ता है पुरी के अंदर, और पूरी जगह पड़ती है उड़ीसा के अंदर। कौन से वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो आंसर रहने वाला गंग वंश। शासक कौन है, तो शासक है नरसिंह देव प्रथम करके। शासक का नाम हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पूरी उड़ीसा के अंदर कलिंग वास्तुकला में 13वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो वास्तुकला कलिंग होगी। किस नदी के किनारे, तो चंद्रभागा नदी के किनारे। नदी नाम ध्यान रखना है चंद्रभागा। कितने पहिए हैं, तो साथियों इसके अंदर है कुल 24 पहिए, जो समय का निर्धारण करता है, घंटों का निर्धारण करता है। यानी घंटों का निर्धारण। उसके बाद 10 रुपए के नोट के ऊपर इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। अलग अन्य नाम की बात करें तो इसे ब्लैक पेगोंडा बोलते हैं। ध्यान रखना है
ब्लैक पेगोंडा के नाम से जाना जाता है। 1984 के अंदर यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ। और जगन्नाथ यात्रा इस मंदिर की प्रसिद्ध यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा। 13वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है साथियों। अगर शताब्दी पूछे तो 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा चंद्रभागा नदी के किनारे उड़ीसा के पूरी क्षेत्र में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। उड़ीसा की बात आई तो हमने क्वेश्चन कर लिया, याद रखना है क्वेश्चन। उसके बाद उड़ीसा से रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करें तो एक साथ साथ में अपने को आदत डालनी है कि क्लासिकल डांस भी कवर करते चलना, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ओडिसी जो है वो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य साथियों वो होता है किसी भी लोक नृत्य को केंद्र सरकार अगर संरक्षण प्रदान करती है तो उसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। और वर्तमान में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं तो वर्तमान में 9 क्लासिकल डांस हैं। सबसे पहला क्लासिकल डांस 2004 के अंदर भरतनाट्यम को घोषित किया गया था। और सबसे अंतिम भी ध्यान रखना है, यानी सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है तो सबसे नया क्लासिकल डांस है छऊ नृत्य, उड़ीसा का लोक नृत्य। बाकी भारत सरकार के संरक्षण में आने के कारण यह है भारत का 9वां क्लासिकल डांस बना है। उसके बाद उड़ीसा डांस की या उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना ध्यान रखना है केळू चरण महापात्र। बार बार क्वेश्चन बनता है केळू चरण महापात्र का संबंध किस क्लासिकल डांस से है तो ओडिसी डांसर। या फिर सोनल मानसिंह बार बार पूछी जाती है किस डांस से रिलेटेड है तो सोनल मानसिंह का संबंध भी है ओडिसी डांसर से रिलेटेड। मृणालिनी साराभाई भी ध्यान रखना है किस डांस से रिलेटेड है तो मृणालिनी साराभाई भी ओडिसी और भरतनाट्यम डांस के डांसर है। और कालू चरण महापात्र भी ध्यान रखना है किस डांस से रिलेटेड है तो भी आंसर रहने वाला है ओडिसी डांसर। तो प्रसिद्ध ओडिसी डांसर है वो भी अपने को साथ में ध्यान रखनी है। कोणार्क सूर्य मंदिर भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ साथियों अपने को ध्यान रखना है हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर पूर्णतः बैन किया गया है। पिछले साल फरवरी 2025 के अंदर ये करने वाली गवर्नमेंट बनी थी झारखंड गवर्नमेंट। और अब की बार उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया क्लासिकल डांस। और उसके बाद तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है ये बात भी ध्यान रखनी है। तो साथियों हमने लगभग आज की क्लास में इस 50 मिनट की वीडियो में काफी कंसेप्ट पढ़े। इस कंसेप्ट के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के आधार पर हमने कोई क्वेश्चन नहीं किए हैं। हमने करंट से भी क्वेश्चन लिए, हिस्ट्री से रिलेटेड और पॉलिटिकल, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी या रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम देने वाला है उस स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बेहतरीन क्लासें आपको रेगुलर दी जा रही है इसी प्लेटफॉर्म से। जो भी नया बच्चा है वो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे आपको हर एक नई अपडेट रेगुलर मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी बच्चा एसएससी जीडी के लिए काफी दिनों से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है मैं उन बच्चों को बस इतना ही कहूंगा कि आप 2 घंटा अगर जीएस कवर करते हो तो अपनी प्रीवियस ईयर जो क्लासें वो क्लासें जरूर देखा करो रोज, हर रोज आज की क्लास के साथ साथ आज से 1 महीने 2 महीने पहले जितनी भी क्लासें थी उन क्लासों को हर रोज कवर किया करो जिससे आपका रिवीजन हर एक दिन होता रहे। ज्यादा दिन नहीं है साथियों, 23 फरवरी आने वाली है, एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैंने कल भी कहा था इसके लिए स्लॉट वाली प्रक्रिया भी की जाएगी तो स्लॉट बुक जरूर करना है अपने को जिससे आप अपनी सूटेबल हिसाब से आप अपना एग्जाम दे सको, अपने हिसाब से आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, जिस सिटी के अंदर एग्जाम देना चाहते हो वो सिटी डिसाइड कर सकते हो। तो साथियों एसएससी जीडी वाले बच्चे जो हैं वो अपनी प्रीवियस ईयर जितनी भी पीछे की प्लेलिस्ट के अंदर क्लासेस हैं उन क्लासों को जरूर लगाकर देखा करो जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और उसके साथ साथ अपनी हर रोज जो शाम को 7 बजे क्लास दी जाती है इस क्लास को भी ढंग से रिवाइज करनी है। अपना टारगेट है एसएससी जीडी 2026 और इस विजय सीरीज के माध्यम से हम इस टारगेट को हासिल करने वाले हैं। सभी बच्चे जोश और होश के साथ अपनी तैयारी करते रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय साथियों।